चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, देखो इक्वेशन तो हम लोग मैथ्स में सीखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये कुछ इस फॉर्मेट में होगा। हमारे बिजनेस का जो भी टोटल एसेट्स होता है, ठीक है, हमारे बिजनेस का जो भी टोटल एसेट्स होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? टोटल लाइबिलिटी के बराबर, टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है। लाइक हमारे बिजनेस का टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगा? टोटल लाइबिलिटी। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो होता है क्या है बिजनेस में, हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग बेसिक टर्म्स तो पढ़े थे, बट एक बार रिवाइज करो। ठीक है, एसेट्स का मतलब बताना क्या होता है? एसेट्स का मतलब, एसेट्स का मतलब हमारे बिजनेस का जो भी रिसोर्स है, प्लस वो हमारा होना चाहिए ओन्ड या हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ओन्ड या कंट्रोल्ड, प्लस उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो वो चीज हमारा क्या होगा? एसेट। या अगर एकदम डिक्शनरी वर्ड में बात करें, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी। एसेट का मतलब हमारा प्रॉपर्टी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, मतलब हमारा जो भी संपत्ति है, हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, मतलब जो भी कुछ अपना है बिजनेस में, वो सब अपने बिजनेस का क्या होगा? एसेट्स होगा। हम लोग बिजनेस का बात कर रहे हैं, अपना पर्सनल बात नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस कोचिंग में, इस क्लासरूम में मेरे पास कई सारे एसेट्स है, मेरे पास अपना कई सारा एसेट है। लाइक ये स्मार्ट बोर्ड मेरा अपना है, रेंट पर नहीं लाए, परचेज किए है। सामने कैमरा लगा हुआ है, वो मेरा प्रॉपर्टी हो गया। पंखा लगा हुआ है क्लास में, एसी लगा हुआ है, फर्नीचर्स वगैरह है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा खरीदा हुआ है या बनवाया हुआ है, किराया पर नहीं लिए। तो ये सब मेरे बिजनेस का क्या होगा? एसेट होगा। तो एसेट का काम क्या है सर बिजनेस में? अरे बिजनेस को चलाने के लिए कई सारे रिसोर्स का जरूरत पड़ता है। अब बताओ मेरे पास फर्नीचर नहीं होगा तो बच्चे को क्या बोलेंगे? बोरा लेकर के आना घर से बैठने के लिए? बोले सर नहीं ज्वाइन करना कोचिंग। तो हमको एसेट चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एसेट तो चाहिए, फर्नीचर चाहिए, क्लास में पंखा चाहिए, लाइटिंग वगैरह होना चाहिए, मेरे पास बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास कई सारा क्या चाहिए? एसेट चाहिए, जिसको मार्केट से हम लोग या तो डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं या तो अपना बनवा भी सकते हैं। लाइक फर्नीचर डायरेक्टली परचेज कर लो, चाहे फर्नीचर को अपना बनवा लो। तो ये हमारा बिजनेस का क्या होगा? एसेट्स होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है, क्योंकि अब तुम लोगों को ना एग्जाम्पल याद होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से अगर तुम पहचान लोगे तो काम हो जाएगा। बोलो तो एसेट्स का कुछ एग्जाम्पल दो। देखो जितना अभी चैप्टर में काम आने वाला है ना, हम सब एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल याद हो जाएगा तो भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट क्या है? कैश। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे पास जितना भी कैश है वो मेरा क्या है? प्रॉपर्टी, संपत्ति। कैश हो गया। दूसरा हो गया बैंक बैलेंस, मेरे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो तो अपना है। ठीक है, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। मेरे पास जो भी स्टॉक है, मेरे पास जो भी स्टॉक है, देखो बेसिक टर्म्स जिनका नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दोबारा टर्म्स आएगा, दोबारा हम सब कुछ समझा रहे हैं। ठीक है, तो मान करके चलो आज पहला चैप्टर अकाउंट्स का चालू हो रहा है। ठीक है, स्टॉक का मतलब सर, कैश का मतलब पता है? कैश मतलब रोकड़ा पैसा। बैंक बैलेंस, अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है। सर स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब तुम्हारे दुकान में जो माल पड़ा हुआ है वो तुम्हारा क्या है? स्टॉक। ठीक है, अच्छा हम लोग बिजनेस में जो भी माल परचेज करते हैं बेचने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। तो जितना भी गुड्स हम लोग परचेज किए, क्या जरूरी है कि ड्यूरिंग द ईयर सारा बिक गया होगा? नहीं, कुछ माल हमारे दुकान में बच जाता है। या ऐसे समझो, जो गुड्स तुम्हारे दुकान में है, जो गुड्स तुम्हारे दुकान में है, शोरूम में है, फैक्ट्री में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो है तो तुम्हारा ही माल, तुम खरीद करके लाए तो तुम्हारा ही पैसा तो है, तुम्हारे दुकान में जो माल रखा हुआ है तो तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे लिए क्या होगा? एसेट होगा। ठीक है, स्टॉक हो गया। उसके बाद मान लीजिए दुकान में तुम्हारा क्या लगा हुआ है? फर्नीचर्स, ऑब्वियसली फर्नीचर तो चाहिए दुकान में। ठीक है, फर्नीचर हो गया। अगर मान लीजिए कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर, तो उसके लिए मशीन्स वगैरह चाहिए। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये सब एग्जांपल याद करते जाओ। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। या मान लीजिए जैसे तुम किसी से पूछ रहे हो, किसी बिजनेसमैन से, भैया ये दुकान आपका है कि किराए पर लिए? बोलेगा अरे भैया ये पूरा दुकान अपना है, ये बिल्डिंग पूरा अपना, ये जमीन अपना ही, जमीन पर ये अपना है। तो बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है। मतलब जो भी चीज़ अपना है, जिसके तुम मालिक हो, वो सब तुम्हारा क्या होगा? एसेट। अच्छा हो सकता है कि दुकान हम लोग रेंट पर ली हो, दुकान हम लोग रेंट पर, तब वो लैंड एंड बिल्डिंग अपना नहीं है। लेकिन अगर दुकान अपना ही है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग अपना क्या होगा? एसेट। तो अपना ज़मीन हो गया, अपना बिल्डिंग हो गया,
गया, अपने उसमें जो भी मशीन्स वगैरह लगा करके रखे हैं, जो भी अपने पास फर्नीचर है या दुकान में जो भी माल पड़ा हुआ है, वो सब अपना क्या है, एसेट है। ठीक है। अच्छा, किसी का अगर फर्नीचर बेचने का ही बिजनेस होगा तब उसके लिए फर्नीचर क्या माना जाता है, गुड्स। एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज में हम डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। तो उसका तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉक। ठीक है। और बाकी सब चीज दुकान में जो मेरे पास है उसका अलग अलग नाम लिखेंगे। जैसे मेरे पास फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, उसका अपना अलग नाम होगा। ठीक है। अब सुनो, और क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास कुछ सरप्लस मनी का भी होता है, तो जिसका बिजनेस में अभी यूज़ नहीं है, तो उसको बैंक में एफडी करवा सकते हैं, क्योंकि एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। या किसी कंपनी का शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो माई एसेट, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो माई एसेट। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, शेयर्स वगैरह में। अभी तो इतना समझ में आता होगा, किसी कंपनी का क्या परचेस कर लिए, शेयर परचेस कर लिए, बैंक में एफडी करवा लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। इसके अलावा डेटर्स, क्या हो सकता है, डेटर्स। सर ये डेटर्स क्या होता है, याद करो तो, जिन जिन कस्टमर को हम लोग उधार में गुड्स बेचते हैं, जिन कस्टमर को हम लोग उधार में गुड्स बेचते हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, जिन हमें फ्यूचर में पैसा लेना है। ठीक है। मान लीजिए मेरा ये दुकान है, मेरा ये शॉप है, ठीक है, और हम मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं। ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। मेरे दुकान में मेरी एक दोस्त आ गई, ठीक है, इसका नाम है मान लीजिए सोनिया। ठीक है, मेरे दुकान में आई, बढ़िया, इसको एक आईफोन पसंद आ गया। ठीक है, आईफोन हमसे परचेस कर ली, लेकिन हमको बोली पैसा मेरे पास अभी नहीं है, पैसा मेरे पास अभी नहीं है। पैसा कब दे देंगे, 2 महीने के बाद। चलो दोस्त थी, कोई बात नहीं, कब पैसा दे देना, 2 महीने के बाद। तो ये मेरी क्या बन गई बताओ तो, डेटर। ये क्या बन गई, मेरी डेटर। अच्छा अब बताओ, डेटर को हम एसेट क्यों बोल रहे हैं। सोनिया इज माई एसेट, सोनिया इज माई एसेट। वाई सोनिया इज माई एसेट, क्योंकि एक्चुअली में सोनिया से हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, सोनिया अगर आज ही पैसा दे देती तो वो तो किस में जुड़ जाता, कैश में जुड़ जाता। आज नहीं दी, कब दे देगी, तो ये एज गुड एज कैश, उससे फ्यूचर में पैसा आने वाला है। तो सोनिया को तो याद रखना ही होगा, भूल तो नहीं सकते, क्योंकि सोनिया से हमको पैसा लेना है। तो डेटर इज ऑल्सो माई एसेट। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो, डेटर भी हमारा एसेट होता है। और देखो और क्या क्या आइटम होता है, देखो ये आइटम याद हो जाएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, फिर तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैश है हमारे पास, और क्या है, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर। कोई इंटेंजिबल्स का नाम बताओ तो, ऐसा एसेट जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में फायदा पहुंचा रहा है, मेरा मार्केट में जो रेपुटेशन बना हुआ है, जिसके कारण मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं। तो ये एक अलग सा क्या है, गुडविल। इसको क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, ये है गुडविल। तो गुडविल किस नेचर का होता है, इनटेंजिबल। तो एसेट में चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल को, क्या, हाँ देखो आएगा, सॉफ्टवेयर। क्या आ गया, सॉफ्टवेयर। मान लीजिए मेरे पास जो भी लैपटॉप है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उसमें जो भी हम सॉफ्टवेयर परचेज किए, पायरेटेड वाला, फ्री वाला नहीं, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। जो अगर हम खरीदे हैं, देखो बड़ी बड़ी कंपनी में अपना अपना सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है, ईआरपी है ना, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर अपना बनवाना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपया लग जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर उसके लिए क्या है, एसेट ही है। ठीक है, तो लैपटॉप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया। या किसी चीज़ का हमको बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ा, लाइसेंस का स्पेलिंग शायद हम गड़बड़ लिखे क्या, लाइसेंस का स्पेलिंग बोला तो जी, LICE, लाइसेंस, जो भी है। हाँ हाँ, अरे उतना स्पेलिंग में जाने का दरकार नहीं है, कोई स्पेलिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सुनो, अगर हमको कोई बिजनेस को करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ा है, जैसे दारू का ठेका खोलना है, तो इतना आसानी नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसा खिलाना पड़ता है। तो लाइसेंस अगर लिए तो लाइसेंस में पैसा लगा कि नहीं, तो वो एक तरह से मेरा बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, एक तरह से लाइसेंस हमको मिला हुआ, तो वो भी मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा। ठीक है, या मान लीजिए हम कोई बिजनेस का भी खोलते तो फ्रेंचाइजी लेते, किसी चीज़ का फ्रेंचाइजी, तो जैसे मान लीजिए डोमिनोज का या बर्गर किंग का, इसका फ्रेंचाइजी लेंगे तो फ्रेंचाइजी का बड़ा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है, 20 लाख 30 लाख, तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। मतलब जो भी मेरा प्रॉपर्टी है, जो भी मेरा प्रॉपर्टी, वो सब मेरे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, बार बार यूज होने वाला तो आइटम इतना इतना ध्यान रखोगे। इसमें सबसे ज़्यादा यूज अभी कौन कौन आइटम होगा, ये सब, इसको ध्यान रखना, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन्स, लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर, बस इतना काफ़ी है। इसको तो पहचान लोगे ना। अरे एक ही बात है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख देते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, बड़े आगे। तो ये है मेरे बिजनेस का एसेट्स, इसको बोलते हैं। चलो अब एक बार वापस से रिवाइज करो, लाइबिलिटी का मतलब क्या था,
बोलो लाइबिलिटी का मतलब, लाइबिलिटी का मतलब क्या, कर्जा। हमारे बिजनेस के ऊपर जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि अगर हमको किसी को पैसा चुकाना है, हमको किसी को पैसा देना है, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। अब लेकिन बात है कि सर लाइबिलिटी दो टाइप का होता है, एक लाइबिलिटी होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और एक होता है इंटरनल। अच्छा एक बात, एसेट में जब हम पढ़ाए थे तब वो सब करंट और नॉन करंट एसेट्स पढ़ा रहे थे ना, तो अभी वो सब का काम नहीं है, अब वो सब का काम नहीं है, अभी जितना इस चैप्टर के लिए काम है उतना बता रहे, ठीक है। अब सुनो, लाइबिलिटी दो टाइप का था, एक्सटर्नल और इंटरनल। सर ये इंटरनल लाइबिलिटी क्या था, ऑनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल, वही एक तरह से बिजनेस के लिए कैसा लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा सर क्यों, देखो हम लोग का पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम जो बनाया गया वो कैसा बनाया गया है, हम लोगों को जब अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया तो बोला ऑनर को अलग कर लो, बिजनेस को अलग कर दो, ठीक है, ऑनर को अलग कर लो, बिजनेस को अलग कर लो। तो ऑनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो वो बिजनेस के बुक्स में जब रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी माना जाता है कि ये पैसा भी तो फ्यूचर में किसको रिटर्न करना है, ऑनर को रिटर्न करना है, ठीक है। बट ये कैसा लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो सर फिर एक्सटर्नल क्या होगा, जो बाहर वालों को, मतलब मालिक को छोड़ करके, ऑनर को छोड़ करके जिसको भी पैसा लौटाना है, ऑनर को छोड़ करके जिसको भी पैसा देना है, वो सब कैसा लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल। अब देखो बोलचाल की भाषा में जब भी हम लाइबिलिटी वर्ड यूज करते हैं ना, कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, तो बताओ मेरे ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी है तो हम कैपिटल का बात कर रहे होंगे कि बाहर वाला, बाहर वाला। क्यों, क्योंकि देखो मेरा खुद का बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो बिजनेस के नज़र से लाइबिलिटी है, लेकिन देखा जाए तो वो पैसा तो खुद हमको खुद को ही वापस करना है। ये तो वही बात हो गया, इस पॉकेट से पैसा निकाल करके इस पॉकेट में डाल लेंगे, सारा पैसा तो बिजनेस में क्या है, मेरा। ये बस वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन रहा है, एक लाइबिलिटी, लेकिन देखा जाए तो पैसा तो किसका है, अपना ही है। एक्चुअल लाइबिलिटी तो किसी बाहर वालों को देना है ना, एक्चुअल लाइबिलिटी हमारा क्या है, जो पैसा किसको लौटाना है, बाहर। तो जब भी हम लोग नॉर्मल सेंस में लाइबिलिटी वर्ड यूज करते हैं ना, तो याद रखना वो किसके लिए यूज करते हैं, बाहर वालों के लिए, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी का तो नाम क्या है, कैपिटल, ठीक है। बट हाँ जब किसी को टोटल लाइबिलिटी समझाना होगा तो समझा देना एक्सटर्नल और इंटरनल। बट डेली लाइफ में जब हम लोग लाइबिलिटी वर्ड यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल के लिए क्या यूज होगा, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब तो पता है, ऑनर बिजनेस में जो भी मनी इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे गुड्स इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे कुछ, मतलब जो भी, चाहे कैश में चाहे काइंड में, जो भी तुम अपने बिजनेस में लगाए वो सब बिजनेस उतना अमाउंट क्या बन जाएगा, कैपिटल। अब सुनो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या जिसको हम लोग सिर्फ क्या बोल सकते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है, बाहर वाला। तो लाइबिलिटी का कुछ एग्जांपल बताओ, बाहर वालों को किसको किसको पैसा देना पड़ सकता है। जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कौन होता है, वो पर्सन या ऐसा कोई भी जिनसे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं, कोई भी व्यक्ति जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदे, जिसका फ्यूचर में हमें उन्हें पेमेंट करना है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर। देखो हम अपने कस्टमर को जब उधार में माल बेचते तो वो तो हमारा क्या होगा, डेटर, हमारे लिए एसेट। लेकिन हम भी तो कहीं से माल खरीदते होंगे, तो हम अगर कहीं से माल खरीद रहे उधार में, तो सामने वाले बंदे को तो हमको पैसा अब देना है, आज दिए नहीं कब देंगे, फ्यूचर में। तो आज हमारे लिए वो क्या है, लायबिलिटी, और उसका नाम क्या है, क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर हो गया। और क्या हो गया, बैंक लोन, बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन्स वगैरह ले लेते हैं। मान लीजिए बिजनेस करना है, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो बैंक से क्या करो, बिजनेस के लिए लोन ले लो। तो आज बैंक से जो लोन लिए फ्यूचर में तो वापस करना है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, या इसके अलावा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका पेमेंट करना बाकी है, मतलब ड्यू डेट तो आ गया है बट पेमेंट करना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, साल भर काम किए 12 महीना, तो अपने को 12 महीना का सैलरी देना था। मान लीजिए जनवरी से लेकर के नवंबर तक का पेमेंट हो गया, बस आखिरी का दिसंबर का पेमेंट होना बाकी है। तो एक बार बताओ, सर्विस तो मेरा एम्प्लॉय दे दिया कंपनी में, पेमेंट उसको अभी तक नहीं हुआ, तो उसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट करना बाकी है। तो सर खर्चा कैसे होता है, जब किसी से हम कोई सर्विस वगैरह लेते हैं तो वो हमारे लिए खर्चा बन जाता है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय मेरे कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उनको हमको सैलरी देना है, ये मेरा खर्चा है डेली का। बिजली यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना, ये हमारा खर्चा हो गया। अगर कोई दुकान किराए पर लिए हुए तो उसका किराया जमा करना, ये हमारा क्या होगा, खर्चा हो गया। मतलब अपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी सर्विस वगैरह ले रहे हैं जिसके लिए हमको पेमेंट करना होता है, वो हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। जैसे कॉमन एग्जाम्पल बताओ, सैलरी, एकदम कॉमन एग्जाम्पल याद रख लो, खर्चे में क्या क्या आ गया, जैसे एकदम मेन एग्जाम्पल सैलरी हो गया, या दुकान का
रेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, एकदम कॉमन कॉमन खर्चा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बताओ सैलरी का पेमेंट करना बाकी है, रेंट का पेमेंट करना बाकी है, बिजली बिल का पेमेंट करना बाकी है, यानी पेमेंट किए नहीं है, करना बाकी है, तो उसके आगे वर्ड क्या लग जाएगा, आउटस्टैंडिंग, और वो हमारा बिजनेस का क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। आ रहा है एकदम सिंपल समझ में, ठीक है। हाँ, तो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब हमारा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर यहाँ पर भी तो बात देखिए सेम ही हो रहा है, यहाँ पर भी तो हम लोग कुछ उधार में ही देखो, क्रेडिटर कब यूज़ करते हैं, जब किसी से गुड्स उधार में खरीदते हैं, जब किसी से कोई गुड्स उधार में लेते हैं, बाकी किसी से कोई सर्विस वगैरह ली है जिसका पेमेंट अगर नहीं हुआ तो उसको क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, उसके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यूज़ कर लेंगे। देखा जाए तो देखो, अगर हमको किसी को सैलरी देना है तो एक तरह से है तो हमारा क्रेडिटर ही, देखा जाए तो अगर किसी को उनको पैसा लौटाना है तो वो मेरा क्या है, क्रेडिटर, लेकिन सबके लिए अलग अलग टर्म्स बना दिया गया अकाउंट्स में, ठीक है। जिनसे उधार में गुड्स खरीदते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, और बाकी किसी से अगर कुछ सर्विस वगैरह ली है जिसका पेमेंट अभी तक किए नहीं, करना बाकी है, तो वो सब क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब सुनो, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी समझ में आ रहा है, ठीक है, वो पेमेंट जिसको बाहर वालों को करना है, और इंटरनल लायबिलिटी में क्या आ गया, कैपिटल। तो अब बताओ, ये जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखे, टोटल एसेट्स हमारे बिजनेस का हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल लायबिलिटी। अब ये क्यों होगा वो तो बाद में बात करेंगे, पहले हम तुमको किस चीज़ का मतलब क्लियर किए, एसेट का और लायबिलिटी का। एसेट मतलब हमारा प्रॉपर्टी, हमारा संपत्ति, जो भी हमारे बिजनेस में है, मतलब जो भी हमारा बिजनेस का अपना है, क्या हो सकता है, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर्स, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ये सब अपने बिजनेस का क्या है, एसेट। और लायबिलिटी में दो टाइप का आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कैपिटल, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आ सकता है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अब बताओ, हम इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख दे, हमारे बिजनेस का, तुम लोग भी लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, एक काम करो, अब लिखो, इतना समझ गए ना, लिखो लिखो, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज क्योंकि अभी तो देखो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर बाद में रिवीजन कैसे करोगे, है ना, लिख लो, एन अकाउंटिंग इज अ मैथमेटिकल, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन is a mathematical expression, an accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets of a business, which shows that the assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities. Assets of a business are always equal to the total of capital and liability. सर यहाँ पर total of capital and liability क्यों लिख दिए, बिकॉज देखो एक्चुअली में जो लाइबिलिटी था वो दो पार्ट में टूट गया था, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसीलिए यहाँ पर दो चीज आ गया, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। या इसको ऐसे लिख सकते हो लिखो, अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, can be expressed as follows. ऐसे लिख सकते हैं, assets is equal to total liabilities, हमारे बिजनेस का एसेट हमारे टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगा, ठीक है। या इसी को फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, assets is equal to external liability प्लस इंटरनल लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी में दोनों आ गया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। या फिर तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एसेट्स इज इक्वल टू,
अब बताओ, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसको सिर्फ लाइबिलिटी ही बोलो, बिकॉज एक्चुअली में बाहर वाला ही लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटीज प्लस इंटरनल का नाम क्या रख देते हैं, कैपिटल। तो अपना मेन ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो याद रखना, कभी भी कोई बोलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है तो ये है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, बस यही, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो ये इक्वेशन है ना, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे तुमको एसेट्स का अमाउंट दिया हो और लाइबिलिटी का अमाउंट दिया हो, क्या ढूंढने बोलेगा, कैपिटल। या कैपिटल दिया हो लाइबिलिटी दिया हो, एसेट्स ढूंढ लो। या एसेट्स और कैपिटल दिया है, क्या ढूंढो, लाइबिलिटी। तो इस फॉर्मूले में पुट करो तो बन जाएगा ना, सिंपल, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बढ़े आगे, बढ़े आगे, लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, आगे लिखना, अकाउंटिंग इक्वेशन is based on dual aspect principle. Accounting equation is based on dual aspect principle. ठीक है, अब ये dual aspect principle क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। देखो हम लोग को अकाउंट्स में कई सारे प्रिंसिपल सीखना है, जो हम लोग जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे ना तब एक साथ सारा प्रिंसिपल्स होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, एक एक करके तुम धीरे धीरे अलग अलग जगह अलग अलग प्रिंसिपल सीखते जा रहे हो। तो जब तुम लोग हम चैप्टर 3 पढ़ाएंगे ना तो तुम बोलोगे सर आधा तो हम जान चुके हैं। लाइक सबसे पहला प्रिंसिपल तुम लोग ये सीख ही चुके, ऑनर अलग है और बिजनेस, तो इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल सीख लिए। दूसरा प्रिंसिपल तुम अभी तक ये सीख चुके हो कि हम लोग अपने बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस प्रिंसिपल का नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल सीख लिए। तीसरा प्रिंसिपल, हम लोग का बिजनेस जो है, बिजनेस का तो लाइफ लंबा है, आज बिजनेस स्टार्ट किए कब तक चलेगा पता नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, आज अगर बिजनेस चालू किए, अगर हम बिजनेस को 20 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो क्या हम अपना प्रॉफिट और लॉस सीधे 20 साल के बाद जानेंगे? तब तो भैया बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। 20 साल तक तुम इंतजार करोगे तो क्या बिजनेस को चला पाओगे, मैनेज कर पाओगे? नहीं। हमको तो टाइम टू टाइम ये पता ही होना चाहिए कि हम जो बिजनेस चला रहे हैं, कुछ समय के बाद जान लो कि जो भी तुम एक्टिविटी किए हो, चाहे तुम 3 महीना 4 महीना या साल भर का अपना देख लो, और उसके एंड में क्या करो, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो। तो हम लोग जनरली अपना अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना का लेके चलते, मतलब साल भर अपना ट्रांजेक्शन्स करो और फिर एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स अपना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना लो। उससे पता चल जाएगा बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, ताकि फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सके हो। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो 3 प्रिंसिपल तो तुमको हम सुना दिए। पहला कौन सा सुना दिए, सेपरेट एंटिटी, जो क्या बोलता है, ऑनर अलग बिजनेस अलग, ठीक है। दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तीसरा प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो क्या कहता है, बिजनेस का जो लाइफ है वो तो लंबा है, तो हम लोग को छोटे छोटे पीरियड में उसको बांटना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग अपना अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का लेते हैं, 12 महीना, चाहे तुम कैलेंडर ईयर ले लो चाहे फाइनेंशियल ईयर ले लो, ठीक है। ये हो गया सर। ये अब नया प्रिंसिपल आ गया जिसका नाम क्या है, डुअल एस्पेक्ट। तो चलो डुअल एस्पेक्ट तुम जानते ही हो, बोलो कैसे। हम लोग डबल एंट्री का बात कर रहे थे, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, वही है। डुअल एस्पेक्ट बोलता है हर ट्रांजैक्शन का, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कम से कम 2 एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो एक एस्पेक्ट क्रेडिट भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम मार्केट से ये बुक परचेज करके लाए, मार्केट से हम ये बुक परचेज करके लाए, तो यहाँ पर 2 बात आया, मेरे पास कुछ आया, एक बुक आया, ठीक है, और मेरे पास से क्या गया, कैश गया। तो हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट तो होगा ही होगा, कुछ आ रहा होगा तो कुछ जा रहा होगा। सर अगर ऐसा हो गया कि सर अगर आप बुक परचेज करके लाए, ठीक है, मानते कि एक चीज़ आपके पास आया, सर आप उसको पेमेंट नहीं किए, उसको प्रॉमिस किए कि पैसा कब देंगे, फ्यूचर में, तो सर फिर 2 एस्पेक्ट कैसे हुआ, एक ही एस्पेक्ट हुआ ना? नहीं, एक आया, मेरे पास क्या आया, बुक आया, मान लीजिए सर आप पैसा तो नहीं दिए, लेकिन मेरा एक ऑब्लिगेशन तो खड़ा हो गया ना कि अब हमको फ्यूचर में उसको पैसा देना है। तो इस तरीके से हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 एस्पेक्ट होगा, मतलब 2 अकाउंट पर फर्क पड़ेगा, कम से कम एक डेबिट भी होगा तो एक क्रेडिट भी होगा। बस इतना याद रख लो। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम कितना एस्पेक्ट होगा, 2। तो एक डेबिट भी हो रहा होगा तो एक क्रेडिट भी हो रहा होगा, मतलब कुछ आ भी रहा होगा तो कुछ जा भी रहा होगा, कुछ बढ़ भी रहा होगा तो कुछ घट भी रहा होगा, मतलब अपने को प्लस और माइनस करना ही सीखना है, ठीक है। और ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का थ्योरी हम पढ़ाएंगे किस में, मतलब इसका जो नोट्स वगैरह वो किस में सीख लेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। बस अभी एक रेफरेंस दिया गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट किस पर बेस्ड है,
बोलो सर कैसे? देखो ये जो इक्वेशन बना ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यहां पर देखो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना। इक्वल टू का साइन मतलब हमेशा एसेट किसके बराबर होगा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को गड़बड़ा दे। तुम कितना भी दिमाग लगा करके ट्रांजेक्शन बोलो, उसका या तो एसेट को बढ़ा रहा होगा, तो साथ साथ में एसेट को ही क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा, तब पर भी तो इक्वेशन में गड़बड़ी नहीं आएगा। मान लीजिए अगर हम इसी में 10 रुपया जोड़ करके 10 रुपया घटा दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। या ऐसा भी ट्रांजेक्शन हो सकता है जिससे एसेट बढ़ा और साथ साथ क्या बढ़ जाए, तब पर भी तो अकाउंटिंग इक्वेशन गड़बड़ नहीं होगा। या एसेट बढ़ा और साथ साथ क्या बढ़ जाए, कैपिटल ही बढ़ जाए, तब पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन गड़बड़ नहीं हो सकता है। या तो सर एसेट घट जाए और साथ में क्या घट जाए, लाइबिलिटी घट जाए, या एसेट घट जाए साथ में क्या घट जाए, कैपिटल घट जाए। या सर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लाइबिलिटी बढ़ा और साथ में एक ही लाइबिलिटी घटा, सर एक कैपिटल बढ़ा और साथ में कैपिटल, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका कम से कम दो एस्पेक्ट इस तरीके से पढ़ रहा होगा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का खास बात है, मतलब ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम का आधार है। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम कौन बनाया? चलो कुछ फैक्ट का बात करते हैं। फादर ऑफ अकाउंट्स लूका पैसियोली, ये कोई इटालियन मैथमेटिशियन है। ठीक है, देख लो अकाउंट्स का जो क्या बोलते हैं, ये जो कंसेप्ट भी दिया गया वो भी बहुत महान मैथमेटिशियन ही था। ठीक है, हाँ, तो फादर ऑफ अकाउंट कौन है? लूका पैसियोली, है ना, लूका पैसियोली, बस इतना जान लो, लूका पैसियोली। मतलब ये हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम लोग पढ़ रहे हैं ये 500 साल पुराना है, ये कोई आज का इजाद किया हुआ नहीं है, ये लगभग 500 साल से पुराना है। ठीक है, तो ये जो लूका पैसियोली थे, जिसको फादर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, ये अपना मैथ्स का एक बुक दिए थे, मतलब ज्योमेट्री के ऊपर, उसी में ये डबल एंट्री सिस्टम को समझाए थे। ठीक है, चलो हिस्ट्री में जाकर के अपने को कोई फायदा नहीं है, अपने को तो अकाउंट सीखने से मतलब है। अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट। क्योंकि अगर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ही नहीं होता तब तो बताओ ये इक्वेशन, मान लीजिए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन तुम बोल देते जिससे सिर्फ एसेट ही बढ़ रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, एसेट, और कुछ नहीं हो रहा है, तब तो फिर इक्वेशन गड़बड़ हो जाता। तो डुअल एस्पेक्ट बोलता ना ना ना, अगर एसेट बढ़ रहा है तो साथ में हो सकता है लाइबिलिटी बढ़ रहा हो, या एसेट बढ़ रहा है तो हो सकता है दूसरा एसेट घट रहा हो, यानी पक्का दो एस्पेक्ट होगा ही होगा, नहीं तो अकाउंटिंग इक्वेशन फेल कर जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे लिखो। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, accounting equation is also known as balance sheet equation. Accounting equation is also known as balance sheet equation. accounting equation को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट में देखो दो साइड में रहता क्या है, accounting equation is also known as balance sheet equation. accounting equation is also known as balance sheet equation. देखो बेसिकली बैलेंस शीट क्या है, हम लोग के बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। एक तरफ हम लोग अपने बिजनेस का एसेट्स लिखते हैं और एक तरफ अपने बिजनेस का लायबिलिटीज लिखते हैं। लेकिन अभी तुम जानते हो कि सर लायबिलिटी में दोनों आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब इस लायबिलिटी के अंदर में कैपिटल भी आएगा और बाकी सब एक्सटर्नल भी आएगा, मतलब टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल लायबिलिटी के बराबर। अब देखो तो ये पूरा का अकाउंट्स का हम लोग का जो ये बैलेंस शीट ऐसा क्यों है, या ये इक्वेशन कैसे बना। सोचो मान लीजिए एक ऑनर है, ध्यान से देखना, ये ऑनर है, ठीक है, इसका मन किया कि एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये एक एस्टीमेट लगाया कि बिजनेस में हमको मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए होगा। ठीक है, तो ये अपने घर से सबसे पहले 10 लाख लेकर के बिजनेस में डाल दिया, तो हमारे बिजनेस में हमारे पास क्या आया, कैश आया, कितना रुपया, 10 लाख आया, बिजनेस में कितना कैश आया, 10 लाख। लेकिन सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑनर को अलग मानो और बिजनेस को अलग। तो आज चलो बिजनेस में अगर 10 लाख रुपया कैश दिख रहा है तो ये कैश आया कहां से, ऑनर से। कैश आया कहां से, ऑनर से, तो इसी का नाम रख दिया गया कैपिटल, इसी का नाम क्या रख दिया गया, कैपिटल। अच्छा, ऑनर का नाम मान लीजिए क्या है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है, तुमको नाम लेने का दरकार नहीं है, बस क्या लिख दो, कैपिटल। लेकिन बताओ देखो, जब एक ही बंदा है तो कैपिटल तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को नाम लेने का दरकार नहीं है। बाप का नाम लेते हैं, नहीं, बाप का नाम लेते हैं, पापा बुलाते हैं कि नहीं, हम लोग घर में क्या बोलते हैं, पापा, क्या नाम लेते हैं, नहीं। तो उसी तरीके से बिजनेस का बाप कौन, मालिक, उसका नाम लोगे, नहीं, क्या नाम से बुलाओगे, कैपिटल। ठीक है, अच्छा सर 2-3 बाप है तो, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे
पार्टनरशिप बिजनेस होगा, मान लीजिए राम श्याम मोहन सोहन, तब तो सर कैपिटल में कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब नाम लिख देना राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो हम लोग पार्टनरशिप नहीं जान रहे, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का काम कर रहे हैं, जिसका कितना बाप, एक बाप, तो उसका नाम लेने का दरकार नहीं, क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। तो सर इसका मतलब अगर बिजनेस में 10 लाख रुपया कैश है, 10 लाख रुपया कैश है, तो उसका हमको क्या बताना पड़ रहा है, सोर्स, क्या बताना पड़ रहा है, सोर्स। इसको ऐसे बोले, एसेट को हम बोल रहे हैं रिसोर्स, एसेट को हम बोल रहे हैं रिसोर्स, और लाइबिलिटी को हम बोल रहे हैं सोर्स, क्या बोल रहे हैं, सोर्स। मतलब कि मान लीजिए तुम्हारे पापा तुम्हारा एक दिन बैग चेक किए और बैग में रिवॉल्वर मिल गया, तो पापा बोलेंगे कहाँ से आया, ये जो रिसोर्स है कहाँ से आया, तो इसका क्या बताओ, सोर्स। तो ये है रिसोर्स, वो उसका सोर्स। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे दुकान में कितना रुपया है, कहाँ से आया, कहाँ से आया, मालिक से आया। अच्छा, इसीलिए कैपिटल कितना लिख दिए, 10 लाख। तुम एक चीज़ हम ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में हमारे पास अभी कितना आ गया, कैश हमारा एसेट है, और बताओ हमारे पास लायबिलिटी में भी, अच्छा, और हमारे पास इधर लायबिलिटी तो अभी जीरो है, बाकी कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया ना। अब सुनो, तुम दुकान में क्या 10 लाख लेकर के बैठे रहोगे, नहीं, दुकान चलाना है तो अब हमको दुकान के लिए माल खरीद करके लाना होगा, दुकान में फर्नीचर्स वगैरह चाहिए होगा, तो अब तुम इसी 10 लाख रुपया को यूज़ करना चालू करोगे। तुम बोलोगे चलो हम लोग पहले दुकान के लिए फर्नीचर बनवाते हैं, इमेजिन करते जाओ बस बिजनेस के पॉइंट ऑफ से, चलो दुकान के लिए क्या बनवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, 2 लाख रुपया का फर्नीचर बनवाते हैं। तो बताओ अब क्या इंपैक्ट होगा बिजनेस में, क्या आएगा, क्या जाएगा, फर्नीचर बनेगा, अपने दुकान में क्या आएगा, फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट। तो हमारे दुकान में क्या आ गया, फर्नीचर, हमारे दुकान में आ गया फर्नीचर, कितने का, 2 लाख का। तो 2 लाख का अगर फर्नीचर आ गया तो अब बताओ कैश 10 लाख बचेगा क्या, नहीं सर, कैश तो बदल करके कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। तो देख रहे हो अभी भी 8 + 2 कितना है, 10 लाख। तो अब ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे दुकान में 8 लाख रुपया है और 2 लाख का फर्नीचर है, इस सब का सोर्स अभी भी तो ऑनर ही है। ऑनर जो 10 लाख रुपया लगाया था उसी से 2 लाख का फर्नीचर खरीदाया है और बाकी कैश कितना है, 8 लाख। तो तुम देख रहे हो हमेशा टोटल एसेट्स हमेशा किस साइड के बराबर होगा, लायबिलिटी साइड के बराबर होगा। अच्छा, फर्नीचर खरीदने से क्या कैपिटल पर फर्क पड़ेगा, नहीं, कैपिटल तो जो 10 लाख लगा हुआ वो तो देखो ऑनर अपना 10 लाख लगा दिया, अब उस 10 लाख को तुम घुमाते रहो, उससे क्या लेना देना, तुम उससे कैश को तुम एसेट खरीद, तुम फर्नीचर खरीद लो, फर्नीचर जो करना है करते रहो, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, जब तक कि कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, हमारे पास फर्नीचर भी आ गया, दुकान में मेरे पास कितना कैश है, 8, चलो हमारा फर्नीचर्स वगैरह बन करके तैयार हो गया। अब हम सोच रहे कि चलो माल मंगवाते, दुकान चलाना तो क्या चाहिए, माल चाहिए, पैसा, गुड्स चाहिए बेचने के लिए। तो दुकान में हम 3 लाख का माल खरीद लिए, दुकान में 3 लाख का माल खरीद लिए, ठीक है। मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, 3 लाख का माल कलकत्ता से मंगवा लिए। तो हमारे पास जो माल आया उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक, क्या बोलेंगे, स्टॉक। मतलब जो भी गुड्स हमारे दुकान में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। 3 लाख का माल खरीद लिए। अगर 3 लाख का माल खरीदे हो, अगर 3 लाख का माल खरीदे हो तो पैसा दिए होगे, अभी उधार का बात नहीं कर रहे, अभी कैश का बात कर रहे हैं। पैसा दिए होगे तो बताओ कैश अब कितना बचेगा, कितना बचेगा, बस यही समझ में आना चाहिए, यही बस प्लस माइनस। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा अकाउंट्स में, ये आ रहा है ना समझ में। अभी भी देखो तो 5 2 7 3 10, अभी भी कितना है, 10, चलते रहो। अब हुआ क्या सुनो, 3 लाख का माल है ना, इसमें से एक कस्टमर आया, उसको हम एक माल बेच दिए, 50,000 का माल 70,000 में बेच दिए, 50,000 का माल 70,000 में बेच दिए। तो बताओ मेरे दुकान से क्या गया, माल गया कितने का, 50,000 का। तो बताओ अब मेरे पास दुकान में माल तो यहाँ 3 लाख का बचेगा नहीं, कितने का माल बचेगा, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, लेकिन बेचे कितने में, तो 70,000 वो दिया होगा। तो 70,000 अगर देगा तो कहाँ जुड़ेगा, कैश में जुड़ेगा। अब कैश कितना हो जाएगा, 5,70,000, ठीक है। अब तुम देखोगे कुछ गड़बड़ हो रहा है, सर यहाँ आप 50 घटाए थे, ऊपर में कितना जोड़ दिए, 70, तो कुछ तो 20,000 का गड़बड़ आ गया। देखो तो 5,70,000 + 2 लाख + 2,50,000 जोड़ोगे वो 10 लाख के बराबर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 10,20,000, है ना। सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि जब हम 50,000 का माल 70,000 में बेचे तो अपने को 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। तो कौन आएगा भागते भागते, मालिक आएगा, बोलेगा अरे मेरा बढ़ गया, क्या बढ़ गया, कैपिटल, क्योंकि इसीलिए तो दुकान चालू किए थे कि पैसा कमाएंगे, पैसा कमाते जाओगे तो उसका पूंजी बढ़ते जाएगा। तो इसके अकाउंट में प्रॉफिट जोड़ दे, कितना रुपया, 20,000 रुपया हो गया।
तो सर आप तो बोल रहे थे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। अरे कम से कम दो एस्पेक्ट होता है, कई बार किसी किसी ट्रांजेक्शन में मल्टीपल अकाउंट पर भी फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अकाउंट से बैलेंस घटा, एक अकाउंट में बैलेंस बढ़ा, और जो प्रॉफिट कहाँ चला गया, कैपिटल में, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो इस तरीके से बनाया गया है पूरे डबल एंट्री सिस्टम को। तुम कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हमको बता दो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, वो कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो और क्या किया जाए। सर दुकान में माल कितने का है, 2.5 लाख का। चलिए ना माल मंगवाते हैं और माल मंगवाते, कितने का माल मंगवाते, चलो 1 लाख का माल मंगवाते, तो 2.5 लाख का माल अब कितने का हो जाएगा, 3.5 लाख का। अब हमको कितना रुपया देना है, 1 लाख। अगर हम 1 लाख रुपया का पेमेंट कर देंगे तो क्या कम हो जाएगा, चलो उधार में खरीदे। अब बोलो तो क्या होगा, उधार में खरीदे, पैसा नहीं दिए, तो अब इसको कैसे मैच करवाओगे। इसको तो हम बढ़ा दिए लेकिन हम पैसा नहीं दिए, पैसा देते तो क्या घट जाता, पैसा नहीं दिया। हाँ सर अब क्या बढ़ेगा आपका, लायबिलिटी, क्योंकि इधर बढ़ा है और पैसा तो दिए नहीं है, तो क्या बढ़ने वाला है, लायबिलिटी। तो बताओ जिनसे उधार में माल खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्या कैपिटल बढ़ेगा, ना ना, ये तो जो माल खरीदे किसी और से खरीदे, ये ओनर पैसा नहीं लगा है, किसी और से खरीदे, तो वो बंदा मेरे बिजनेस का क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। कितना, 1 लाख का। आ रहा है समझ में। बस यही प्लस और माइनस हमको बिजनेस में करना सीखना, और कुछ भी नहीं है। तो इस चैप्टर में हम तुम लोग को प्लस और माइनस करना सिखाएंगे, और जब ये प्लस और माइनस पर कमांड आ जाएगा, जैसे ये समझ में आ रहा ना सर, ये बढ़ गया, ये घट गया, इसमें जोड़ दीजिए, उसमें घटा दीजिए, इसके बाद हम तुम लोग को यही चीज बाद में सिखाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि अभी बच्चा डेबिट और क्रेडिट तुरंत नहीं पकड़ पाएगा। देखो बचपन में जब साइकिल चलाना सिखाया जाता था तो हम लोग को पीछे वो सपोर्ट में क्या रहता था, वो लगा रहता था, है कि नहीं, ऐसे सिखाया जाता था। तो जब हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता था तब वो चक्के को क्या कर दिया जाता था, सपोर्ट वाला को हटा दिया जाता था। वही है, ये चैप्टर तुम्हारा ना सपोर्ट का काम करने वाला है, तुमको थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया दे रहा है कि हमारे लोग का बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा ना उससे क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या आएगा और क्या जाएगा, और बाद में इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेबिट और क्रेडिट में। आ रहा है बात समझ में, ये प्लस माइनस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर। और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बोलेगा, बताओ व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, तो लिख देना इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल एंड लायबिलिटी। और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बस इतना याद रखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। और क्या बताया जाए तुम लोग को। चलो अब तुम लोग को दिखाते हैं चैप्टर में एक्चुअली में हम लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लिखना छोटा सा। हाँ अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखो, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी बुक का क्वेश्चन नहीं ले रहे, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लो। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन prepare an accounting equation from the following transactions। अच्छा ये जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो सब तो फाइनेंशियल ही होगा, है ना, क्योंकि हम लोग को रिकॉर्डिंग करना ही किसका होता है, फाइनेंशियल का, है ना। लिखना पहला ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो हम भी लिख देते हैं, पहला ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। फोर्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000।
sold goods costing rupees 10,000 for rupees 12,000. Fifth, sold goods costing rupees 20,000 at a profit of 10% on cost on credit basis. चलो इतना ही है, ठीक है। गुड्स ही बेचेंगे ना, और क्या बेचेंगे। हाँ, अभी तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हमको सीखना है। ये एक क्वेश्चन लेकर के हम तुम लोग को पहले इस चैप्टर का स्टार्ट करवा दे रहे हैं, क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद बस इसी तरह का ट्रांजेक्शन आते जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। पहले एक क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मेट समझ लो, ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मेट समझ लो, ठीक है। और पता है 15 से 20 ही ट्रांजेक्शन तुमको सीखना है। अरे बिजनेस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तुम सोचो ना, बिजनेस में क्या होगा, माल खरीदोगे, माल बेचोगे, कोई एसेट खरीदोगे, एसेट को बेच दोगे, किसी को पेमेंट करोगे, किसी से पेमेंट लोगे, बैंक में पैसा जमा करोगे, बैंक से ज़्यादा है नहीं। 15 से 20 ट्रांजेक्शन अगर तुमको समझ में भी आ गया, चाहे याद भी हो गया, चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ये ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, और हमको इसके बेसिस पर क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सर क्या करें, करना क्या है, एक एक ट्रांजेक्शन का एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो शो करते जाना है, ठीक है। चलो अब हम पहले बना रहे हैं, पहले तुम लोग देख लो फिर कॉपी करना, क्या कि पेज तुम लोग को शायद टर्न भी करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बड़ा बनता है। तो पहले एक बार देख लो, ठीक है। ये हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देंगे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। एक एक करके ट्रांजेक्शन समझाते जाएंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन समझाना है, तो इक्वेशन हमारा क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये स्पेस का मैनेजमेंट जरूरी है, देखो क्यों। हम लोग सिर्फ एसेट लिख के प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज एसेट का अलग अलग नाम है। एसेट में कैश भी आ सकता है, स्टॉक भी आ सकता है, डेटर भी आ सकता है, फर्नीचर्स भी आ सकता है। तो हम लोग एसेट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पहले क्वेश्चन में कोई ज़्यादा आइटम है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक कैश आने वाला है, एक स्टॉक आने वाला है, बस एक डेटर आ जाएगा तो आ जाएगा, तो ज़्यादा आइटम है नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर 3-4 आइटम आएगा, तो उसके लिए जगह छोड़ दिए, ठीक है। वो 1-2 क्वेश्चन बनाते बनाते तुम लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि कितना जगह छोड़ना है, ठीक है। यहाँ 2-3 आइटम के लिए जगह छोड़ दिए। लायबिलिटी में 1-2 आइटम आ सकता है, और कैपिटल तो अपने आप में एक सिंगल ही आइटम है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, सुनो। सबसे पहले तो हम ट्रांजेक्शन लिख दिए नंबर 1, और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम में तुमको भी कॉपी करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा ट्रांजेक्शन होगा तो शॉर्ट में कॉपी कर देना, ठीक है। मेन ट्रांजेक्शन नहीं लिखना है। तो ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो वो सेम चीज़ हमको यहाँ लिखना है। लिख के टाइम वेस्ट तो हम करेंगे नहीं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। चलो अब तुम बताओ, सोचना क्या बढ़ा क्या घटा। 1 लाख रुपया अगर बिजनेस में मालिक लगाया, यही ना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या, मालिक बिजनेस में कितना लगाया, 1 लाख। बिजनेस में जो 1 लाख आया है उसको बिजनेस अपना क्या मानेगा, पहले तो एसेट, तो एसेट में एक नाम लिख दे, क्या लिख दे, कैश। बिजनेस में कैश आए कितना रुपया, 1 लाख रुपया, तो कैश बढ़ गया प्लस कितना, 1 लाख। लेकिन एक बात बताओ, ये अगर रिसोर्स है तो उसका सोर्स इधर होगा। बिजनेस में 1 लाख आया कहाँ से, क्या बैंक से लोन लिए, ना ना ना, कौन दिया, मालिक। तो मालिक का क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया कितने से, 1 लाख, हो गया ना। अब ये ट्रांजेक्शन पता है तुम्हारे बुक में 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 क्वेश्चन में पहला ट्रांजेक्शन यही है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये तो सबको याद हो जाएगा, एक तरफ क्या बढ़ेगा, कैश, उधर क्या बढ़ेगा, कैपिटल, हो जाएगा ना। बिजनेस में पूंजी लगाए, क्या बढ़ा, कैश, उधर क्या बढ़ा, कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरे ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर
कैश 40। अच्छा, परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब गुड्स खरीदे पैसा दे करके, गुड्स खरीदे क्योंकि गुड्स उधार में भी खरीद सकते थे, नगद भी खरीद सकते थे। गुड्स खरीदे हम लोग क्या दे करके, कैश। तो अपने पास क्या आया, गुड्स, अपने पास से क्या गया, कैश। तो अपने पास गुड्स आया, क्या गया। देखो ऐसे सोचोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, क्या आया और क्या गया, काम आसान है। क्या आया, गुड्स, क्या गया, कैश। कितने का, 40,000 का। तो अब क्या करना है, यहां पर दूसरा ट्रांजेक्शन लिख करके, सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख करके, तुम लोग ये काम नहीं करोगे, मतलब लिखना है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, 40,000 का। तो बोलो बिजनेस में क्या आया, गुड्स। तो हमारे पास जो गुड्स आया उसको तो हम अपने दुकान में रखेंगे, तो वो हमारा क्या है, स्टॉक। अभी तो हमारा स्टॉक हमारा एसेट ही है ना, जो भी माल हम लेकर के आए वो मेरा क्या, मेरा ही प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक अब नया आइटम जोड़ देते, कैश के बगल में एक सेकेंड आइटम, उसका नाम क्या है, स्टॉक। गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक, ठीक है। अच्छा, और अब बढ़ाया जाए, प्लस किया जाए, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सेकेंड ट्रांजेक्शन के सामने आ जाओ और स्टॉक को बढ़ा दो, स्टॉक को बढ़ा दो, कितने से, प्लस 40,000 से, बस इतना ही। स्टॉक बढ़ गया कितने से, 40,000 से। लेकिन हम लोग तो पैसा दिए है ना, अगर हम लोग उधार में खरीदते तो क्या बढ़ता, लेकिन हम लोग तो पैसा दे दिए, तो पैसा दे दिए तो क्या चला गया, कैश। तो हम लोग यहाँ से कैश को क्या कर देंगे, माइनस कितना, 40। आ रहा समझ में। तो सर लेकिन ना देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पीछे खाली खाली लग रहा है ना, तुम लोग को चाहे लग रहा है चाहे नहीं, हमको बोलना था पीछे क्या लग रहा है, खाली खाली। तो खाली खाली कभी नहीं छोड़ेंगे, उस जगह को भर के क्या लिख देंगे, जीरो। मतलब वो पूरा एक जैसा दिखना चाहिए, डिजाइनिंग सेम टू सेम होना चाहिए। तो पीछे वाला जगह जो खाली था, मतलब पीछे कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, उसमें क्या लिख देना, जीरो, ठीक है। अच्छा सुनो, हो गया। अब क्या करना, जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हो गया, इसको इक्वेशन को तुम एक बार बैलेंस करके दिखा दो। अच्छा, कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ा क्या, नहीं तो क्या, हाँ तो कैश तो माइनस कर ही दिए, कैपिटल क्यों चल जाएगा, कैपिटल कैपिटल कैसे भाई, हम अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाए थे, गायब हो गया क्या। थोड़ा सा कॉमन सेंस हल्का सा लगाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। पूंजी तो लगा हुआ है कितना, 1 लाख, उसी पूंजी से क्या खरीदे, माल खरीद लिए। तो मेरा तो 1 लाख का पूंजी लगा हुआ है, उसमें से कुछ मेरे पास क्या बचेगा, कैश, कुछ क्या बचेगा, स्टॉक, ठीक है। कैपिटल पर इंपैक्ट तो कब जाएगा, जब कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ लॉस, ठीक। अब सुनो, यहां पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो यहां पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो यहां भी क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। चलो अब जैसे दो ट्रांजेक्शन हुआ, इसको इक्वेशन को बैलेंस करो। तो 1 लाख कैश आया, कितना चला गया, 40। तो हमारे पास कितना कैश बचा, 60,000, ठीक है। जीरो स्टॉक था, सेकेंड राउंड में कितना स्टॉक आया, 40। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 1 लाख। इधर कितना है, 1 लाख का एसेट। इधर में आ जाओ, हमारे पास लाइबिलिटी में कैपिटल अभी भी कितना है, 1 लाख। बस यही तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चलते जाएगा, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटी, ठीक है। इसको क्या कर दो, इसका नाम रख दो न्यू इक्वेशन, इसको क्या लिख दो, न्यू इक्वेशन। घबराना मत, ऐसा बहुत क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन के बाद तुमको फॉर्मेट पता लग जाएगा कि अच्छा ये करना है, चाहे तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया, ये तो पता नहीं कि अब करने क्या वाले हैं। इसी तरीके से खूब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहले बिजनेस में क्या लगाए, कैपिटल। तो क्या बढ़ा और क्या क्या बढ़ा, एक तो बिजनेस में क्या आया, कैश, साथ साथ क्या बढ़ गया, कैपिटल, ठीक है। अब हम लोग क्या खरीद करके लाए थे, गुड्स। तो हमारे पास क्या बढ़ गया, स्टॉक, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश। तो अब हमारे पास कैश कितना बचा, 60, माल कितने का बचा, 40। तो टोटल 1 लाख का अपने पास रिसोर्स है, जिसमें कुछ कैश है और कुछ गुड्स है, और टोटल मिलाकर के कैपिटल कितना हो गया। अभी तक हमारा बाहर का कोई भी लायबिलिटी नहीं बना है ना, बाहर का अभी तक कोई भी लायबिलिटी नहीं बना। 1 मिनट रुकना, हाँ बोलिए। यहाँ नहीं है, नहीं नहीं उनका बगल में उधर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर से नहीं है, नीचे से है, नीचे साइड से है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर हो गया। हाँ सुनो, ये जो लायबिलिटी है ये तो बाहर वाला लायबिलिटी है, तो अभी तक हम लोग कोई भी किसी बाहर वाले से तो कुछ उधार में लिए नहीं, तो कोई भी बाहर का लायबिलिटी अभी तक नहीं पैदा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर आओ, परचेज गुड्स, फिर गुड्स कर दे। अब गुड्स कैसे कर दे, तो दोनों सिमिलर ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएगा, कैश वाला कैसे, क्रेडिट वाला कैसे। सर गुड्स कर दे तो पता ही, गुड्स से तो स्टॉक बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। कितने का गुड्स कर दे, 30,000 का। तो फिर यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखेंगे, थर्ड नंबर लिखे और यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉपी कर देंगे। बताओ क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, गुड्स कर दे, गुड्स का इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, स्टॉक पर। स्टॉक दुकान में माल बढ़ गया, कितने का, 30,000 का। क्या हम कैश दिए,
ना ना ना, कैश में तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कैश दिए ही नहीं है, उधार में। माँ कसम पैसा देंगे बाद में, तो बाद में देंगे तो फिर बाद में बाहर वाला ही कोई होगा। अब बताओ, जिनसे उधार में माल खरीदते हैं उसको अकाउंट्स में क्या वर्ड बोला जाता है? क्रेडिटर। तो चलो नाम लिख दो, क्या नाम लिख दो? क्रेडिटर। क्या लिख दो? क्रेडिटर। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर क्रेडिटर बढ़ जाएगा प्लस कितने से? 30,000 से। आ रहा समझ में? बस जो चीज़ पे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वहाँ पर शो करते जाओ। अच्छा, अब देखने में तुम बोलोगे सर पीछे का खाली लग रहा है, तो स्टार्टिंग से 0 0 और 0 लिखते जाओ, हो गया। तो यहाँ पर एक स्टॉक बढ़ गया कितने से? 30। लाइबिलिटी कितने से बढ़ गया? 30। क्या अभी कोई कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 0। ठीक है, तुम एकदम कॉमन सेंस से सोचना, इधर अगर 30 बढ़ा दिए और उधर भी 30 बढ़ा दिए तो इक्वेशन तो बैलेंस हो ही गया। तो एक्स्ट्रा बुद्धि फिर मत लगाना। बता, तुमको इक्वेशन को ऐसे भी क्या लेकर के चलना है? बैलेंस ही करना है। जैसे 2 ट्रांजेक्शन हुआ चेक करो, क्या चेक करो? वही, उसको प्रूफ करो कि हाँ हमारा इक्वेशन अभी भी सही है। न्यू इक्वेशन बोलो, 60 का तो 60 ही रह गया, ये तो अभी भी 60 ही है, प्लस 40 प्लस 30 70, ये कितना हो गया? 30,000, और कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। हर समझ में? अच्छा, एक काम करना, ये मत करना कि पूरा को जोड़ना चालू कर देना, मतलब यहाँ तक तो आ गया ना, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन, फिर अब एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे बैलेंस, एक एक ट्रांजेक्शन को प्लस माइनस करके दिखाना। ठीक है, हाँ अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये तो बहुत इजी सा बात है, यहाँ भी 30 लिखे यहाँ भी 30 लिखे, तो क्यों बार बार मेहनत करवा रहे न्यू? एक काम करते 4-5 ट्रांजेक्शन पहले लिख लेते, एक साथ दिखा देंगे, वैसे एग्जाम में नहीं चलेगा। तुमको एक एक ट्रांजेक्शन करना है, उसका न्यू इक्वेशन, फिर एक ट्रांजेक्शन, फिर न्यू इक्वेशन, फॉर्मेट से ही चलना है। ठीक है, बढ़े आगे। अब बोलो, अब परचेज वाला हो गया। देखो 2 तरह का परचेज लिए, एक कैश और एक क्रेडिट। जल्दी बोलो, अगर गुड्स जब भी खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक। अगर कैश में खरीद रहे होंगे तो पैसा चला जाएगा, लेकिन उधार में खरीद रहे होंगे तो एक लायबिलिटी में नाम आ जाएगा, क्या? क्रेडिटर। ठीक है, चलो अब बेचने वाला सिखाते। ठीक है, अब हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं। देखो जब भी कुछ बेचने का बात आएगा तब वहाँ प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व होगा। खरीदते समय तो कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ जितने में खरीद करके ले आए वो तो अपना कॉस्ट प्राइस है। अब जब उसको बेचोगे तो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस का बात होगा। तो गुड्स को बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट कितना था, मतलब 10,000 का अपना पड़ा था, ठीक है, कितने में बेचे? तो सिंपल 10,000 का माल कितने में बिका है? 12,000 में। तो बताओ अपना यहाँ से माल कम हो जाएगा, यहाँ से माल कम हो जाएगा। 4th नंबर ट्रांजेक्शन, जहाँ भी गुड्स का बात आएगा भैया स्टॉक आ जाएगा, प्लस और माइनस। गुड्स घट गया, गुड्स घट गया कितने का? 10,000 का। देखो ये जो गुड्स वाला लाइन है ना, इसमें जो प्लस माइनस होगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट अलग से आएगा। तो बताओ हमारा गुड्स कितने का गया? 10, बेचे कितने में? तो हमारे पास कितना आएगा? अरे 10,000 का माल 12, हमको पैसा कितना मिलेगा? 12 मिलेगा ना। लेकिन सर आप बताइए तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट, ये तो पता नहीं चल रहा है। हम ऐसे बोले कि गुड्स बेचे 10 का कितने में, ये तो हम बोले ही नहीं कि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट। अगर कैश में हुआ होगा तो अभी 12,000 मिल जाएगा, और अगर क्रेडिट में हुआ होगा तो सामने वाला बंदा प्रॉमिस किया होगा कि पैसा कब देंगे? फ्यूचर में, तो वो तो हमारा डेटर होगा। तो सर अब हमको नहीं पता तो कैसे होगा? हाँ, अब यहाँ पर रूल काम करेगा। रूल याद रखना क्या, जब तुमको किसी ट्रांजेक्शन में कैश या क्रेडिट का पता ना चले, ठीक है, जब किसी ट्रांजेक्शन में तुमको कैश या क्रेडिट का पता ना चले तो क्या देखना है? क्या किसी पार्टी का नाम पता है कि किसको बेचे है चाहे किससे खरीदे? अगर पार्टी का नाम पता है तो मान लेना उधार में ट्रांजेक्शन हुआ होगा, लेकिन अगर पार्टी का नाम नहीं है तो क्या मानना? कैश में। सर ऐसा क्यों? ऐसा कॉमन सेंस भी है। एक बात बताओ, हम ऐसे बोल रहे अपने घर में किसी को कि मम्मी हम ये बोतल खरीद करके लाए, ठीक है, तो भैया बोतल खरीद करके लाए, हम किससे खरीद करके? एक बार ऐसे सोचो, हम किसी के दुकान में गए और कोई सामान खरीदे, भैया 1 पैकेट कुरकुरे देना, दिया, उसको हम पैसा दे दिए, हम उसका नाम पूछेंगे भैया अपना दुकान का नाम बोलिए, तो बोलेगा भैया तुम सामान लिए, हमको पैसा दिए, घर जाइए, आपको मेरे नाम से एड्रेस से क्या लेना देना। लेकिन एक बात बताओ, हम किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं या हम किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं और सामने वाला बंदा हमको प्रॉमिस कर रहा है कि पैसा कब देंगे, तो हमको उसका नाम पूछना पड़ेगा, नाम पता लिखना पड़ेगा। तो भैया जब क्वेश्चन साइलेंट है, यही नहीं पता ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट, और नाम भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उससे ट्रांजैक्शन कैश में हो गया होगा तो उसका नाम जानने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन उधार में हुआ होगा तो उसका नाम जरूरी था। इसलिए क्या याद रखना है,
अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब तुमको पता नहीं ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट, तो चेक कर लेना, किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्या मानोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नहीं तो क्या मानोगे, कैश ट्रांजेक्शन। बताओ, गुड्स बेचे 10 का माल 12 में, पता नहीं चल रहा है ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट, तो कि ये किसको बेचे मालूम है, नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन को क्या एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, कैश। ये सब बात हम लिखवा देंगे, ये जो बोल रहे हैं ना सब बात लिखवा देंगे, घबराना नहीं, बट पहले हमको तुम लोग को समझाना जरूरी है, ठीक है, लिखवा सारा चीज देंगे। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन। अब बताओ कैश ट्रांजेक्शन से क्या हुआ होगा, हम लोग माल बेचे कितने का 10, लेकिन बेचे कितने में 12, तो कैश कितना आएगा 12,000, कैश कितना आएगा 12,000। अच्छा इसके पहले प्लस साइन लगाए चाहे नहीं वो तो तुमको भी पता है, प्लस नहीं लिखे तो पॉजिटिव नंबर होता है ना। तो 10 का माल कितने में 12, तुमको भी समझ में आ रहा सर -10 करके अगर +12 करेंगे तो इक्वेशन मैच नहीं कर सकता है, -10 करके अगर +12 करेंगे तो आंसर मैच नहीं कर सकता। तो करे क्या सर, 2000 का गड़बड़ हो जाएगा सर, अगर न्यू इक्वेशन निकालते भी है तो 2000 का गड़बड़ होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, जब 10 का माल 12 में बिका तो प्रॉफिट हो गया कितने का, तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये किसको होगा, ऑनर को, ऑनर का नाम क्या है, कैपिटल में जोड़ दिया जाए कितना, एकदम आ रहा होगा समझ में, है ना। बाकी कहीं पर फर्क पड़ा क्या, कोई लाइव क्या उधार का किसी से बात हो रहा है, नहीं, काम खत्म। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, जैसे ये ट्रांजेक्शन खत्म हुआ बस आराम से यहाँ लिख दो न्यू इक्वेशन। बोलो कितना आ रहा है, 60,000 + 12,000 72 + 60, इधर 30 + 0 30, 1 लाख + 2,000 1 लाख 2,000। चेक करना है तो कर लो मन का संतुष्टि के लिए, 1,02,000 + 30,000 1,32,000, इधर भी 60 + 72 1,32,000। वो देखो गलत कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम जब खुद ही ट्रांजेक्शन को सही से प्लस माइनस करोगे तो कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि तुमसे अगर मैथमेटिकल जोड़ने में कुछ मिस्टेक हो गया तो अदरवाइज ठीक है। और बचा है क्या, हाँ एक और है लास्ट, अब तुम लोग बताना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, माल कितने का था 20 का माल बेचे, एट अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा यहाँ पर तो प्रॉफिट ऐसे तुम निकाल लिए थे, यहाँ पर परसेंटेज से निकाल लो। तो 20 का माल बेच रहे, कितने का प्रॉफिट कमाना है 10%, किसका, कॉस्ट का, कॉस्ट कितना 20,000, 20,000 का 10% 2,000। अच्छा सर 20 का माल कितने में बेच रहे, सेलिंग प्राइस कितना 22,000, तो ऐसे भी दे सकते थे, ठीक है। 20 का माल कितने में 22 में, किस बेसिस पर, हाँ अब तो पता है ना, क्रेडिट बेसिस पर, उधार में। तो चलो इसी तरीके से बोलो स्टॉक में क्या किया जाए, 4th नंबर 5th ट्रांजेक्शन, बोलो स्टॉक गुड्स बेच रहे, क्या घटेगा, स्टॉक घटेगा, कितने का 20,000 का, कितने में बेचे, उधार में बेचे, पैसा नहीं आएगा, कैश को क्या कर दे, नहीं, तो सर पैसा अभी नहीं आया, कब आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेटर। और अभी हम तुम लोग को एसेट का मतलब समझा रहे थे, तो वहाँ पे सोनिया का एग्जांपल लिए थे, सोनिया मेरे दुकान से आईफोन खरीद करके गई थी, बोली थी पैसा कब देंगे, फ्यूचर में, तो वो भी तो मेरी एसेट ही है। तो एक काम करो, कैश की जगह बगल में अब उसका नाम लिख दो, मतलब उसको क्या बोल दो, डेटर। सर डेटर क्यों बोलते हैं, सर उस बंदे का नाम ही, अरे कितना कितना का नाम लिखोगे, अब बताओ दुकान में अगर 50 कस्टमर है तो 50 का नाम लिखना उचित है, नहीं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेटर। लाइक इतने लोग हैं तो सबको बॉयज बोल सकते हैं, एक जन है तो उसका नाम बोल सकते हैं, इतने लोग हैं तो क्या बोल सकते हैं, बॉयज। तो उसी तरीके से अगर एक कस्टमर हो तो चलो उसका नाम ले ले, इतने सारे कस्टमर तो क्या बोल देंगे, डेटर। बताओ 20,000 का माल बेचे, पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में, तो वो भी तो अपना ही पैसा है, बाद में मिल जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, डेटर। प्लस कर दो डेटर कितना 22,000, बाकी सब जगह एक बार पीछे से ही कर दो, देखने में ठीक लगना चाहिए, 0 0 0 0 0 0 और 0। लेकिन तुमको समझ में आ रहा होगा सर यहाँ 20 घटा करके 22 जोड़ दिए, 2000 का आंसर फिर गड़बड़ हो सकता है, क्यों, 20,000 का माल कितने में बिका, कितने का प्रॉफिट, कहाँ जोड़ दे, कैपिटल में, और लॉस होता तो माइनस कर देते, बस इतना ही तो है, प्लस 2000, खत्म। यहाँ पर क्या कर दे, इसमें क्या लिख दे 0, खत्म हो गया ना। अब इसको न्यू लिख दो चाहे फाइनल लिख दो, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल इक्वेशन। चलो देखो 72,000 प्लस 60 माइनस 20 40,000 प्लस 22,000 इज इक्वल टू 30,000 एंड प्लस 1,02,000 प्लस 2,000 1,04,000, ठीक है। ये बन गया ख़त्म अपना क्वेश्चन, एक लाइन और एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दो। जो लड़की लोग मेहंदी लगाती है उसको पता होगा, है ना, 2 लाइन ऐसे लगाया जाता है, तो 2 लाइन ऐसे करके लगा देना है, बन गया क्वेश्चन अपना। बोलो इजी है।
तो अगर ये समझ में आ रहा है तो तुम लोग को अकाउंट्स में अब लोड लेने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर अभी हजम नहीं हो पा रहा है तब फिर गड़बड़ है। अगर ये चीज़ अगर अभी माइंड में नहीं जा पा रहा तो सॉफ्टवेयर में फिर कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि ये बहुत ईजी इस तरीके से हम समझाए और बहुत स्लो स्लो चले। बोलो। हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट, हाँ, हम लोग एक्रूअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। देखो एक बात समझो, हम ये मोबाइल फ़ोन 10,000 का अपने दोस्त को 12,000 में बेच दिए, तो मेरा घर वाला बोला अरे क्या क्या फ़ोन, हम बोले बेच दिए प्रॉफिट में, बेच दिए प्रॉफिट में। 10 का फ़ोन कितने में बेचे? 2,000 का प्रॉफिट हो गया। भैया बोला पैसा दिखाओ, अरे वो बोला पैसा एक हफ्ता बाद देगा। वो एक अलग चीज़ है और प्रॉफिट एक अलग चीज़ है। तो प्रॉफिट तो हो ही गया ना, क्योंकि अब हमको उससे पैसा मिल जाएगा, तो प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्रूअल बेसिस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, यही है, बढ़िया से बन गया ना। अब देखो हम तो बढ़िया से लिख लिए है, लेकिन तुम लोग कॉपी में इतना बढ़िया से तुमको लिखना पड़ेगा। तो तुम लोग का कॉपी तो इस फॉर्मेट में रहता है, पोर्ट्रेट मोड में ना। तो अगर पोर्ट्रेट मोड में तो लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन, हाँ, उसको लैंडस्केप मोड में घुमा करके ट्रांजेक्शन के लिए भी जगह छोड़ना होगा। फिर चार, अभी तो देखो हम 3 ही एसेट का नाम लिखे, कम से कम कितना आ सकता है? 5-6 आ जाएगा, तो तुम समझ रहे हो वो लैंडस्केप मोड में ही बन पाएगा। ठीक है, हाँ। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यही, अब आर्ट क्या मतलब क्या? अब तुमको प्रेजेंटेशन भी तो बढ़िया से करके दिखाना है। पता चला आता सब कुछ है लेकिन प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पा रहे हो तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ट्रांजेक्शन का नाम वगैरह लिख दोगे, बाकी प्लस माइनस कर दोगे। अच्छा, ये काम करने के बाद ना क्वेश्चन कभी कभी क्या बोलता है कि बैलेंस शीट भी बना देना। ये भी बना दो, इसके साथ क्या बना दो? बैलेंस शीट। तो इसके बाद बैलेंस शीट बनाने में तो कुछ है ही नहीं, बस ये बैलेंस शीट लिखे, बैलेंस शीट। जिस डेट को भी बैलेंस शीट बना रहे वो डेट नीचे लिख दिया जाता है, एज एट, जो भी डेट है ईयर एंड का वो डेट लिख दिया जाता है। और ये बैलेंस शीट का 2 साइड हो गया, एक साइड हो गया एसेट्स, एक साइड हो गया लाइबिलिटीज, मतलब टोटल लाइबिलिटीज। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, यहां से कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी कट कॉपी पेस्ट। एसेट्स में क्या क्या है? कैश, स्टॉक और डेटर। एसेट में मेरे पास कैश, स्टॉक और डेटर। कैश कितना बचा? 72। स्टॉक कितना बचा? 40। और डेटर कितना बचा? 22। 72, 40, 22। बोलो तो, 72, 40 एंड 22 हो गया। एसेट साइड कंप्लीट। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, लाइबिलिटी वाले साइड में, ये लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया। इसमें 2 चीज़ें, क्रेडिटर और कैपिटल। तो बस लाइबिलिटी वाले साइड में आ जाओ, यहाँ पर लिख दो कैपिटल और लिख दो क्रेडिटर। कैपिटल 1,04,000, क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर 30,000 और कैपिटल 1,04,000 हो गया। बस बैलेंस शीट का टोटल कर दो, बैलेंस शीट का टोटल। आज हम एक इंस्टाग्राम में रील्स शेयर किए थे, देखे थे कोई? सलमान खान डांस करा था उसमें, व्हेन बैलेंस शीट मैच। नहीं देखे? हाँ, कोई देखेगा समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट का मैच करने का खुशी। बैलेंस शीट जोड़ो, कितना हो रहा है? इधर से जोड़ लेते ना, उधर से दिक्कत हो रहा है। 1,34,000 मैच तो करना ही है। 1,34,000, इधर भी 1,34,000। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो कभी कभी एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बोलेगा कि बैलेंस शीट भी बना देना, तो ये तो कुछ है ही नहीं, बस वो बन गया, ये कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसको तुम लोग नोट तो किया नहीं, ये तो नोट नहीं किया, तो ये तो तुम्हारा होमवर्क है। अब इसको हमको छपवाना नहीं है, ये तुम बना के ले आओगे। हाँ चलो वो लिख लो, तो नहीं तो भूल गए होगे, क्या बोलते? कैश और क्रेडिट का रूल लिखो, तो एक रूल लिखो। क्या चीज? नरेशन? हाँ बनाओ ना, क्या दिक्कत है? कौन काट देगा? गजब आदमी, क्यों काट देगा? लैंडस्केप में नहीं बनाओगे तो बनेगा कैसे? जगह कहाँ रहता है? कैसे भी बनाओ, तुमको एग्जाम में कॉपी दिया है ना बनाने के लिए, बनाओ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जैसे बनाना बनाओ, सही बना करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोला कि लैंडस्केप में नहीं बना सकते? टीचर खुद ही तुमको स्कूल में बोलेगा बाबू लैंडस्केप में बना लेना, या कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा नहीं पोर्ट्रेट में, है ना। बोर्ड एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का हो रहा है। ठीक है, स्कूल में तो इंटरनल एग्जाम हो रहा है तुम्हारा, तो फिर क्यों लोड ले रहे हो? तुम एग्जाम को छोड़ो ना, अभी पढ़ो ना। लिखो, लिख लो।
हाउ टू आइडेंटिफाई, नहीं हेडिंग हेडिंग मतलब एक रूल लिखवा दे रहे, हाउ टू आइडेंटिफाई, एक साथ सारा रूल हम नहीं लिखवा रहे, जैसे जैसे सिखाते जाएंगे रूल लिखवाते जाएंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो रूल क्या है, लिखो, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, if question does not specify transaction is on cash basis or credit basis, if question does not specify transaction is on cash basis or credit basis, मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा है, if question does not specify transaction is on cash basis or credit basis, then following rules will apply, then following rules will apply, then following rules will apply। ए नंबर लिखो, पहला रूल लिखो ए नंबर, then following rules will apply। ए नंबर, if name of party is given, if name of party is given, पार्टी का नाम है तो क्या मानेंगे, क्रेडिट, तो लिखो if name of party is given डैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन, if name of party is given then क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, and if name of party is not given तो कैश ट्रांजेक्शन। इफ नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, इफ नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन तो क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। चलो हम तुमको 4 ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, खाली बता देना तो वो कैश है कि क्रेडिट, ठीक है। लिखो तो क्वेश्चन, खाली आइडेंटिफाई करना, लिखो तो क्वेश्चन 1, बस ये बताना वो कैश है कि क्रेडिट, क्योंकि ये पकड़ लोगे तो इक्वेशन तो बना ही लोगे। लिखो सोल्ड गुड्स टू राम, लिखो सोल्ड गुड्स टू राम, बस इतना ही क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू राम, हाँ लिखो सोल्ड गुड्स टू राम लिखो और डैश देकर के आंसर लिखो, क्या होगा। हम खाली लिखे सोल्ड गुड्स टू राम, ये नहीं बता रहे हैं कि वो ट्रांजेक्शन कैश में है कि क्रेडिट, तो कैश कैश से बोल रहा है, नाम पता है कि नहीं, किसको बेचे, राम को, देख रहा अभी भी कंफ्यूजन कर रहा है, नाम मालूम है तो क्या मानेंगे, क्रेडिट, तो लिखो सोल्ड गुड्स टू राम डैश देकर के लिखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर लिखो सोल्ड गुड्स टू राम ऑन कैश, लिखो सोल्ड गुड्स टू राम ऑन कैश, अभी लिख लो बाद में भूल जाओगे, फिर अभी पढ़ रहे हो तो लग रहा है ये तो बहुत इजी है, तो इतना सारा चीज पढ़ लोगे ना फिर सब मिक्स हो जाएगा। अच्छा इफ क्या लिखे, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन कैश, अब नाम गया तेल लेने, जब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा माल कैसे बेचे, काम खत्म, जो बोल रहा कैश बोला कैश। फिर लिखो सोल्ड गुड्स, बस सिर्फ इतना ही, सोल्ड गुड्स, अब यहां तो नाम नहीं मालूम है और कुछ बताया भी नहीं तो क्या मानेंगे, कैश। लिखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो बता ही दिया क्या, हाँ। ठीक है, अब लिखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या हो गया, कैश। सर इतना इजी चीज़ क्यों लिखवा रहे हैं, इजी हम पढ़ा रहे तब लग रहा है, ठीक है। अभी अगर ये रूल नहीं पता होता तो कंफ्यूज करते रहते, यानी घुमा फिरा करके बात उतना ही था, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं है मतलब कैश और क्रेडिट मालूम नहीं है, तब बस क्या चीज़ देख लेना, नाम है क्रेडिट, नाम नहीं तो कैश ट्रांजेक्शन। होमवर्क क्या है, यही क्वेश्चन है ना, ये बना करके ही आना है ना, यही क्वेश्चन को ही बना करके आना है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ कैश ट्रांजेक्शन, जब वो तो बता तो दिए कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन।